नमस्कार। अभी तक के भारतीय इतिहास में हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का संपूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। उससे बनने वाले सभी एग्जामों में प्रश्न उत्तर को हमने देखा। आप भी घटना चक्र या जो भी और अथेंटिक्स बुक हैं, घटना चक्र में मैं पूर्ण रूप से अथेंटिक नहीं कह सकता क्योंकि उसमें कई मतभेद हैं, कई गलतियां हैं, लेकिन आप जहाँ से भी जैसे भी क्वेश्चन पढ़ें मध्यकालीन इतिहास का और प्राचीन इतिहास का, उसे बनाने का प्रयास करें। अगर आपने ध्यानपूर्वक सारे वीडियो लेक्चर और पीडीएफ का अध्ययन किया होगा तो कामना यही करता हूँ कि कोई भी प्रश्न आपका, चाहे वो किस तरीके से घुमा के पूछे, आपसे होगा ज़रूर। आप कितनी ईमानदारी से पढ़ाई किए हैं वो आपके ऊपर है। देखिए, इतिहास बहुत लंबा अध्याय है, इसमें बहुत समय लगता है। इतिहास और पॉलिटी आपका लगभग ख़त्म हो चुका है। मॉडर्न चल रहा है, 10 दिन 12 दिन में मॉडर्न ख़त्म हो जाएगा। जनवरी लास्ट तक आपका हिस्ट्री, पॉलिटी ख़त्म और करंट साथ साथ चल रहा है। 3 सब्जेक्ट आपके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फरवरी तक, मान लीजिए फरवरी लास्ट तक दो अध्याय और ख़त्म हो जाएंगे, या ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी और साइंस ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके के करते करते मैक्सिमम अप्रैल तक आपका सारा सिलेबस जीएस का ख़त्म हो गया होगा। और आप अगर अभी से हमारे साथ नहीं बने रहेंगे तो एक बैग आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा। फिर आप ना तो रिवीजन कर पाएंगे और ना ही तो आप उसको कवर कर पाएंगे। इसलिए कोशिश ये करिए कि 14 मई के पहले अप्रैल तक आपका सिलेबस लगभग ख़त्म हो जाएगा। मैक्सिमम 15 अप्रैल के बाद आप केवल और केवल रिवीजन करें। और जो हमारे टेक्स्ट सीरीज़ कार्यक्रम चलाए जाएंगे उसमें अगर आपको सही लगे, जुड़िए, क्वेश्चन आंसर को उसमें बेहतरीन तरीके से आप करते रहिएगा और अपने आप को आंकिएगा। निश्चित रूप से अगर आपने उत्कर्ष सर की क्लास, हमारी क्लास ध्यानपूर्वक पढ़ी होगी तो आपको एग्ज़ाम हॉल में अच्छे प्रश्न मिलेंगे और जो भी आगे एग्ज़ाम होगा उन सब में आप जीएस के पोर्शन में एक अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के इतिहास में हम मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश कर चुके हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने उत्तर मुगल कालीन के शासकों के बारे में देखा, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में देखा, किस तरीके से वह शासन में रहते हैं, फिर सैयद बंधुओं के अधीन रहते हैं, फिर मराठों के अधीन रहते हैं और फिर अंततोगत्वा अंग्रेजों के अधीन पूरा मुगल शासन आ जाता है। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक का पूरा 11 शासकों के बारे में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछेगा, आशा यही करता हूँ कि आपसे गलत नहीं हो। ठीक है, अब इन्हीं के काल में जब हम पढ़ रहे थे मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर बोलते हैं और जिसे रंगीला के नाम से, ये बात हमने चर्चा की थी, रंगीला भी उसे कहते हैं, रोशन अख्तर भी उसका नाम था। ठीक है, और इसी के समय में किसकी आक्रमण होता है? नादिर शाह का आक्रमण होता है। ठीक है, याद होगा, हमने बताया था, ये फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। उसी समय कुछ राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। ठीक है, अब उन्हीं स्वतंत्र राज्यों के बारे में विस्तृत रूप से आज हम चर्चा करेंगे कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हुए थे और उनका शासनकाल क्या था। जो नए राज्य थे, एक मोटा मोटा आप देख लीजिए कि एक अवध राज्य स्वतंत्र हुआ था, हमने देखा था। वो कौन था? शहादत खां, जिसे बुरहान मुल्क भी कहते हैं। ठीक है, अवध राज्य स्वतंत्र राज्य का संस्थापक यह था। हैदराबाद चिनकिलिज खां या निजामुल मुल्क, ठीक है, इसको अपने दरबार में मुबारक साहब ने बुला लिया था, लेकिन यह अपने आप सैयद बंधुओं की मृत्यु के बाद इसी के जरिए उनकी मृत्यु को वो कर पाते हैं, मोहम्मद शाह जी। लेकिन जब यह अपने हिसाब से रूल से कार्य नहीं कर पाता है तो वह सभा से भाग जाता है। ठीक है, इसके लिए बाद में मोहम्मद शाह किसी को मारने भेजता है, मुसारिद खां को, देखते हैं अभी कौन है, नाम उतना क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन वो इसको भी अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, रुहेलखंड क्षेत्र, इसमें वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां इसके संस्थापक हैं। कभी मिलान में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा। बंगाल मुर्शीद कुली खां इसका संस्थापक था। कर्नाटक शहादुद्दौला खां थे इसके। और भरतपुर जाट राज्य जो था उसके चूड़ामन एवं बदन सिंह संस्थापक थे। ठीक है, आइए अब सभी राज्यों का विस्तृत रूप से हम अध्ययन करते हैं।
1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया और मुगल प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले योग्य प्रांतपतियों, अमीरों एवं सरदारों ने दरबार के षड्यंत्रपूर्ण वातावरण से अलग होकर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली। जैसे हमने उत्तर मुगल कालीन में देखा किस तरीके से सब अलग हो रहे थे। ये सरदार केवल नाम मात्र के लिए मुगलों की सर्वोच्चता को स्वीकार करते थे। वास्तविक रूप में वे अपनी आंतरिक प्रशासन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में चलाते थे। ठीक है, जैसे निजामुल बुरहान मुल्क, ये सब आइए देखते हैं। पहला जो इसमें हमारा है वह है आपका हैदराबाद राज्य, बहुत मशहूर राज्य है। 1724 ईस्वी में चिनकिलिज खां ने हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसने की और कहाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसे प्रायः क्या नाम से बुलाया जाता था? निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता था। किसे? चिनकिलिज खां को। 1722 ईस्वी में चिनकिलिज खां को मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया। ठीक है, किसने बनाया था? मोहम्मद शाह ने। और उसने मालवा एवं गुजरात को दक्कन की सूबेदारों के अंतर्गत शामिल कर लिया। किसने? चिनकिलिज खां ने। मुगल दरबार के षड्यंत्रों से परेशान होकर चिनकिलिज खां 1723 ईस्वी में शिकार खेलने के बहाने कहाँ चला जाता है? दक्कन चला जाता है, बहाना ढूंढकर। ठीक है, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय ही बनाया गया था वजीर। इसके गुप्त प्रस्थान के कारण यही मुबारिज खां, हमने ऊपर चर्चा की थी, नाम क्लियर नहीं हो रहा था, तो इन्हीं मुबारिज खां को दक्कन का वायसराय बना दिया और इनको पराजित करने के लिए भी भेजा था, जिसे निजामुल मुल्क ने 1724 ईस्वी में सूकर खेड़ा का युद्ध, ये ऊपर भी चर्चा हुआ था, कौन सा 1724 में हुआ था? सूकर खेड़ा का युद्ध निजामुल मुल्क खां और मुबारिज खां के विरुद्ध हुआ था, जिसमें यह मारा जाता है, मुबारिज खां। कुछ ही समय बाद मुगल सम्राट ने चिनकिलिज खां को दक्कन का वायसराय स्वीकार कर लिया। जब इसने उनके भेजे हुए दूत को मार दिया तो उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली और निजामुल मुल्क को ही क्या दिया गया? असफा जाह की उपाधि भी दी। किसने? मुबारक शाह ने। ठीक है, जिसे रोशन अख्तर या रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। नादिर शाह का इसी के समय में आक्रमण हुआ था। ये हो गई आपका हैदराबाद राज्य से संबंधित बातें। अब बात आती है अवध राज्य। और एक राज्य कौन था उस समय? अवध राज्य स्वतंत्र हुआ। अवध का राज्य पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में करमासा नदी तक का अवध का मुगल सूबा फैला हुआ है। इसका फैलाव कहाँ है? कन्नौज से लेकर करमासा नदी अवध तक। यह सूबा मुगल साम्राज्य से 1722 ईस्वी में उस समय स्वतंत्र हो गया जब बादशाह मोहम्मद शाह, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण काल है, इसी काल में सब स्वतंत्र राज्य आए थे, ऐसे डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन में। मोहम्मद शाह ने एक प्रवासी ईरानी सिया को अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, अवध का सूबेदार बनने से पूर्व 1720 ईस्वी से 1722 ईस्वी तक शहादत खान ने अवध में नई राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। वेरी इंपॉर्टेंट, शहादत खान ने अवध में राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। शहादत खान ने नादिर शाह को दिए हुए वचन को पूरा न करने के कारण मार्च 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया। जब शहादत खान ने अपने वचन को नहीं पूरा कर पाए तो उन्होंने आत्महत्या कर ली और उसका भतीजा और दामाद अबुल मसूर खां सफदर जंग को अवध का नवाब बनाया गया। ठीक है, शहादत खां के बाद इसके भतीजे और दामाद सफदर जंग को ही अवध का नवाब बना दिया गया। 1748 ईस्वी में नवाब सफदर जंग को मुगल सम्राट ने अपना वजीर बनाया और उसे इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया। ठीक है, तो सफदर जंग के पास इलाहाबाद की भी प्रांत दे दिया उसे। और सफदर जंग ने अपने सरकार में हिंदुओं को भी उच्च पद दिया। ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि हिंदुओं को उच्च पद किसके काल में मिला? अवध के नवाब सफदर जंग के समय में। 1754 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और इसके मृत्यु के बाद
कौन? सुआउद्दौला इसका उत्तराधिकारी बना। सुआउद्दौला से बात जब आएगी तो याद रखिएगा बक्सर का युद्ध 1764 में इन्होंने लड़ा था। 1764 में बक्सर का युद्ध याद रखिएगा। अंग्रेजी सेना का अध्यापक यहीं से स्थापित होता है। सुआउद्दौला याब है भी। सुआउद्दौला ने बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में भाग लिया तथा 1774 ईस्वी में रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। तो बक्सर के युद्ध में याद रखिएगा कि इन्होंने भाग लिया था। पानीपत का तृतीय युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है यह भी तृतीय युद्ध किसके समय हुआ? 1761 ईस्वी में सुआउद्दौला ने अफगान आक्रमणकारी का साथ दिया और 1775 ईस्वी में सुआउद्दौला की मृत्यु हो गई। तो 3 पानीपत के युद्ध हुए थे बाबर के द्वारा 1526 में। यह महत्वपूर्ण इसलिए था पानीपत का प्रथम युद्ध कि लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा जाता है, प्रथम युद्ध में मारा जाता है। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ, अकबर के समय में लड़ा गया। और तीसरा युद्ध ये था जिसमें सुआउद्दौला अफगानी सेना के साथ अंग्रेजों के साथ तीसरी युद्ध यह होती है। ठीक है। और 1775 में सुआउद्दौला की मृत्यु हो गई। यानी पानीपत और बक्सर का युद्ध दोनों सुआउद्दौला के द्वारा लड़ी गई। सुआउद्दौला के बाद आसफउद्दौला अवध का नवाब बना और इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? लखनऊ। वेरी इंपॉर्टेंट। फैजाबाद से अपनी राजधानी कहाँ ले गया? लखनऊ। कौन? आसफउद्दौला। और फैजाबाद का वर्तमान नाम क्या है? अयोध्या। ठीक है, बाबा जी ने बदल दिया है। अवध के शासकों में वाजिद अली शाह, वाजिद नहीं वाजिद अली शाह है यह, याद रखिएगा। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम शासक बना और लॉर्ड डलहौजी ने इसकी मृत्यु 1856 ईस्वी के बाद अवध के ब्रिटिश शासन में मिला लिया। इसकी मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन में, वो भी कुशासन के आधार पर 1800। लॉर्ड डलहौजी का काल बहुत महत्वपूर्ण काल है, हमेशा पूछा जाता है। व्यक्त का सिद्धांत जो लाए थे वह लॉर्ड डलहौजी ने ही लाया था। ठीक है। सतारा, जैतपुर, संबलपुर ये सब लॉर्ड डलहौजी का काल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने ही व्यक्त का सिद्धांत पूछा जाता है किसका है? तो इसी का, डलहौजी के बाद। और इसी ने ही सबसे प्रथम क्या किया था, जो इसके अधीन कैसे किया था? सतारा, जैतपुर, संबलपुर ये क्रम ऐसी ही तरीके से इसने शासन अपने अधीन किया था। और 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उस समय कौन था? अंतिम अवध का शासक वाजिद अली शाह ही था। तो याद रखिएगा 1856। और डलहौजी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आगे हम इस पर पढ़ाएंगे, इनको विस्तृत रूप से पोस्टमार्टम कर देंगे इनका कि इनके द्वारा क्या क्या थी। जैसे ये हो गया, अवध पे कुशासन लगाया, व्यक्त का सिद्धांत है, इनाम कमीशन एक आता है, उसकी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण वुड डिस्पैच 1854 में इन्हीं के समय हुआ था। वो किससे था? शिक्षा से संबंधित था। ठीक है। और इनके और एक महत्वपूर्ण था इनका क्या कि द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध इन्हीं के समय में लड़ा जाता है। ठीक है। तो ये इनसे बहुत महत्वपूर्ण इनके समय में रहेगा। डलहौजी जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब अवध का हो गया, अब आते हैं बंगाल का राज्य। अब बंगाल का राज्य, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? मुर्शीद कुली खां ने किया। ठीक है। तो इसका संस्थापक कौन हुआ? मुर्शीद कुली खां, नाम याद रखिएगा। 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा की सूबेदारी सौंपी। अब यह फर्रुखसियर कौन था? जिसको सैयद बंधुओं ने जहादर शाह को मारकर अपदस्थ करके फर्रुखसियर को सिंहासन पर बैठाया था। पहला शासक सैयद बंधुओं का यही था फर्रुखसियर, जिसे एक और नाम से, किस नाम से? घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। और जहादर शाह जिसको सैयद बंधुओं ने मारा था उसे किस नाम से? लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। इन सब के उपनाम जरूर रखिएगा। और बहादुर शाह जफर जो पहले थे वह कौन थे? शाहे बेखबर। ठीक है। इन सब के उपनाम जरूर याद रखिएगा।
मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका से कहा, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा जाता है। इसने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। और मुर्शीद कुली खान मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन करता रहा और वास्तविक नजराने एवं कर की राशि भी देता रहा। कौन? मुर्शीद कुली खां। किंतु बंगाल में स्वतंत्र शासन की भांति कार्य करता था। ठीक है। अब 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई तो इसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। ठीक है, कुछ दिन के लिए सुजाउद्दीन बन जाता है। ठीक है। अब 1733 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सुजाउद्दीन को बिहार का सूबेदार प्रदान किया था, जिससे सुजाउद्दीन बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक के विस्तृत प्रशासनिक प्रदेश का सूबेदार बन गया था। ठीक है। 31 मार्च 1739 ईस्वी में सुजाउद्दीन की मृत्यु, मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन, और इसकी मृत्यु के बाद कौन बनता है? सुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खां ने आलम उद दौला हैदरगंज की उपाधि धारण करके बंगाल की गद्दी पर बैठता है। कौन? सरफराज खां। 1740 ईस्वी में बिहार के नवाब नाजिम अली वर्दी खां, यह बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं, जो नजराना मुर्शीद कुली खां देते थे, ये नजराना यह बंद कर देगा देना। ठीक है। तो अली वर्दी खां ने सरफराज को अपदस्थ करके बंगाल पर अधिकार कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट, अली वर्दी खां ने शासन संभाल लिया। 1757 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी लड़की का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अब सिराजुद्दौला भी महत्वपूर्ण था। अली वर्दी खान ने जब शासन लिया तो शुरुआत में उसने नजराना दिया, लेकिन बाद में वह देना बंद कर देता है। ठीक है। तो उसका जो अली वर्दी खां के पुत्र का लड़का यानी उसका भांजा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। और सिराजुद्दौला बहुत प्रतापी था। इसी के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, आइए चर्चा करते हैं। सिराजुद्दौला के समय 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है। सिराजुद्दौला के समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, इसमें नहीं है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। वह डेट याद रखिएगा, एक घटना हुई थी काल कोठरी की घटना। ठीक है। और वह कब हुई थी? 20 जून 1757 को। ठीक है। ये सिराजुद्दौला के समय में एक घटना हुई थी। इसमें जो है कि 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने एक कोठरी में बंद कर दिया था, लेकिन उसमें से केवल और केवल 23 व्यक्ति, याद रखिएगा 146, 23 का दूना 46 होता है, उसी का 146 लोगों को बंद किया था और 23 लोग ही उस समय जिंदा वापस आते हैं। और प्लासी का युद्ध 1757 में यह लड़ता है, जो किसके बीच होता है? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच और अंग्रेज शासक, इस समय अंग्रेज का जो गवर्नर था, सेनापति था, वह कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये नाम भी याद रखिएगा। और जब बक्सर का 1764 में होता है, तब कौन रहता है? 1764 का तो हेक्टर मुनरो था। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। और सिराजुद्दौला के समय ही बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। ये इतना अच्छा शासक उस समय था। ठीक है। ये आपका बंगाल का पूरा हुआ। तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा कि 20 जून 1765-56 को काल कोठरी की घटना हुई थी और इसी में उसने अंग्रेजों को बंदी बनाया था। प्लासी का युद्ध, ये याद रखिएगा, डेट इसमें नहीं है, कुछ गलतियां जिन्होंने बनाई कर दी है। वह 13 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव। अब आता है अगला राज्य, कर्नाटक का राज्य। ठीक है। अब कर्नाटक का राज्य के जो संस्थापक था वह कौन था? नवाब सादुद्दौला खां ने स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना की और आर काट को अपनी राजधानी बताई। ठीक है। किसको? अंक काट को, आर काट ही कह दो। ठीक है। इसने अपने भतीजे दोस्त अली को हैदराबाद के निजाम की अनुमति के बिना ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है।
जब 1740 ईस्वी में दोस्त अली की हत्या मराठों ने कर दी तो सफदर अली इसका उत्तराधिकारी बना कर्नाटक का, और 1740 ईस्वी के बाद अयोग्यता के कारण यूरोपीय कंपनियों ने धीरे धीरे इस पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, यह कर्नाटक की बात हुई। अभी जब हम मैसूर पढ़ाएंगे इसमें है हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो अभी वो जो स्वतंत्र राज्य हुए हैं उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, आगे इस पर बात होगी। रुहेलखंड, रोहेलखंड नहीं रुहेलखंड। अब रुहेलखंड राज्य स्वतंत्र था जो, उसके बारे में देख लें कि रुहेलखंड के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? वीर दाऊद एवं उसके पुत्र अली मुहम्मद ने। वेरी इंपॉर्टेंट, संस्थापक जरूर याद रखिए। और मुगल बादशाह फरुखसियर एवं मोहम्मद शाह के समय मुहम्मद खां वंशज ने फर्रुखाबाद के क्षेत्रों पर अधिकार कर स्वतंत्र वंशज पठान राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, जाट राज्य महत्वपूर्ण राज्य है यह भी चूड़ामन द्वारा या। ठीक है, तो जाट कहाँ थे? दिल्ली, मथुरा, आगरा के क्षेत्रों, अपने यूपी के पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, वो जाट वहाँ बहुत हैं। तो मथुरा आगरा के क्षेत्रों को जीतकर जाट नेता कौन? चूड़ामन एवं बदन सिंह, ये दोनों नाम याद रखिएगा, भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, जो जाट राज्य थे। और जाट नेता सूरजमल, वेरी इंपॉर्टेंट, सूरजमल थे, महत्वपूर्ण नेता थे इसे, जिसे जाटों का प्लूटो, डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाटों का प्लूटो किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं सूरजमल को। ठीक है, और इसी के समय में जाटों का जो शक्ति था वह बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया था। 1663 ईस्वी में सूरजमल की मृत्यु के साथ ही जाट शक्ति का भी पतन हो जाता है 1663 में। अब राजपूत राज्य के बारे में देख लें। 18वीं शताब्दी में मुगलों की कमजोरियों का लाभ उठाकर राजपूतों ने अपनी स्वतंत्रता पुनः स्थापित कर ली। ठीक है, ऐसा प्रथम प्रयास जोधपुर के अजीत सिंह ने किया। जब 1708 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने जोधपुर पर आक्रमण किया तो अजीत सिंह ने मुगलों की अधीनता तो स्वीकार कर लिया, किंतु शीघ्र ही जयसिंह द्वितीय एवं दुर्गादास राठौर के साथ मिलकर मुगलों के विरुद्ध जंग छेड़ दिया। ठीक है, तो 1714 ईस्वी में मुगल सेनापति हुसैन अली ने जोधपुर पर आक्रमण किया तथा अजीत सिंह की अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से करने पर बाध्य कर दिया। ठीक है, तो फर्रुखसियर से शादी होती है अजीत सिंह की पुत्री की। दिल्ली में हुए फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के झगड़े में जयपुर और जोधपुर के राजाओं ने अपने हितों की रक्षा के लिए तटस्थ रहने की नीति अपनाई। याद रखिएगा, सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को उतार कर रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दीन दो शासक बनाए। उसके बाद फिर मोहम्मद शाह को बनाता है। फिर मोहम्मद शाह इनसे त्रस्त आकर सैयद बंधुओं से, यानी हुसैन अली जो मीर बख्शी था, हुसैन अली मीर बख्शी था, और आउदुल्ला खां जो क्या थे? वज़ीर बनाए गए थे। इनसे त्रस्त आकर मोहम्मद शाह ने इनका चिनकलिज खां के साथ सहयोग से इनका वध करवा दिया था। सैयद बंधुओं ने अजमेर एवं गुजरात की सूबेदारी प्रदान करके अजीत सिंह को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया। यहाँ तक सैयद बंधुओं ने, तभी इनको ऐसे नहीं निर्माता कहा जाता इतिहास का, बहुत बुद्धिमान थे ये लोग। सैयद बंधुओं के विरोधी दल ने 1721 ईस्वी में आगरे की सूबेदारी जयपुर के जयसिंह द्वितीय को दे दी तथा मोहम्मद शाह के समय उसे गुजरात का क्षेत्र दिया गया। ठीक है, इस तरीके से मोहम्मद शाह ने भी अपने अधीन किया लोगों को। इस प्रकार राजपूतों ने दिल्ली के पश्चिम में 100 मील से लेकर भारत के पश्चिम तट तक स्थित सूरत का प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया, किंतु अपने आंतरिक झगड़ों के कारण अपनी स्थिति को दृढ़ नहीं कर पाए और मराठों के हस्तक्षेप का शिकार हो गए। कौन? राजपूत। तो ये आपका मुगल, उत्तर मुगल कालीन के समय जो स्वतंत्र राज्य थे उनके शासक कौन थे, उनकी कार्यप्रणाली क्या थी, ठीक है, उनकी देन क्या थी, उन सब के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। इसको देखिएगा, इससे बनने वाले सभी क्वेश्चनों का बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।